हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन हब में। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है क्वेश्चन पेपर सीरीज़ पार्ट 2। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए थे वो एचटेट का पेपर था और उसी सीरीज़ का आज ये सेकेंड पेपर है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फाइबर हमें किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा फाइबर हमें स्वीट कॉर्न में मिलता है और फाइबर काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर, फाइबर रिच फूड। सेकेंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक अच्छा प्रोसेस है जो कि किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करने का टर्जरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, टर्जरी प्रिवेंशन से मतलब है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं या उस बीमारी के होते वक्त भी कुछ मेजर्स लिए जाते हैं उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है वह बीमारी हमें ना हो तो उससे पहले हम बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन करते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन किया। तो वो सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं कि हमें वो बीमारी हो ही ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है कि हम रेगुलर चेकअप कराते हैं अपनी बॉडी का, या फिर हम वह सभी मेजर्स का ध्यान रखते हैं कि हमें कोई बीमारी हो तो उसके सिम्टम्स का हम ध्यान रखें ताकि हम अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। और व्हेन इट कम्स टू टर्जरी प्रिवेंशन, तो टर्जरी प्रिवेंशन वह फेज़ होता है कि जब हमें ऑलरेडी बीमारी हो गई है तो वह आगे फर्दर ज़्यादा ग्रो ना करे, और अगर ग्रो करे तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना हो, कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहे, तो वह टर्जरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ओवर क्लिनिकल डिसीजेज अकर। यानी कि जब भी कोई क्लिनिकल डिसीज़ हो गई है तो उसके बाद जो हमने प्रिवेंशन ली है ताकि वह बीमारी फर्दर प्रोग्रेस ना करे, उसको हम टर्जरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ बिफोर इस बायोलॉजिकल ऑनसेट, यह हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। और अगर हम यहाँ करें प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल इलनेस थ्रू दी अर्ली एंड सिम्टोमेटिक डिटेक्शन, कि हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है उसके सिम्टम्स के थ्रू, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। तो टर्जरी प्रिवेंशन के अंदर आता है कि डिसीज़ का प्रोग्रेशन ना हो, तो दैट्स आर टर्जरी प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बॉडी पॉस्चर इन स्पॉट्स, इनमें से किससे सबसे ज़्यादा थ्रेट है बॉडी पॉस्चर ख़राब होने का स्पॉट्स में। तो वो है इंजरी एंड हिट्स, इंजरी फ्रॉम हिट्स एंड फॉल्स। सबसे ज़्यादा स्पॉट्स में जो बॉडी पॉस्चर ख़राब होने का डर रहता है वो इंजरी से रहता है या हिट से रहता है या फॉल से रहता है। यहाँ पे दे आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फंक्शनिंग इफेक्टिवली लीडर एंड पॉजिटिव रोल मॉडल। यहाँ पे लीडर की बात कही है उन्होंने, लीडर एंड पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर सोसाइटी इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़, कि इनमें से कौन से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडर या पॉजिटिव रोल मॉडल के लिए अगर वह फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ लीडर है तो लीडर हमेशा एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है एंड इट हैज़ टू बी नॉन जजमेंटल, और वो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है एक सर्टेन एरिया को, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को। तो दैट्स आर लीडरशिप एंड पॉजिटिव रोल मॉडल विच इज़ ग्रोन थ्रू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन activities. Which of the following is a good source of iron? तो carrots, fruits and tomatoes are not good source of iron, जहाँ के beetroot is actually a very good source of iron। अगर हमारे को बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाना होता है तो बीटरूट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट इन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ ड्रबैक। ड्रबैक एक्चुअली में जब भी कोई इंजरी होती है तो यह ड्रबैक जो वर्ड है ये काफ़ी काम का वर्ड है और इंजरी के फर्स्ट एड में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ड्रबैक में यानी कि हमें सबसे पहले उस इंजरी की, अगर कोई इंसान या इंडिविजुअल इंजर्ड हुआ है तो सबसे पहले हमें देखना है कि वह डेंजर से दूर रहे, हमें उस इंसान को
उस पर्टिकुलर डेंजर एरिया से दूर ले जाना होता है। देन वो चेक करना होता है कि वह रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इंजर्ड इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब सिचुएशन फिर भी थोड़ी अंडर कंट्रोल है। बट अगर वो अपने कॉन्शियस में नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो सीवियर सिचुएशन है। देन द थर्ड स्टेप इज़ टू चेक द एयरवे, कि उसका एयरवे ब्लॉक तो नहीं है। अगर उसका एयरवे ब्लॉक नहीं है तो थोड़ा चिन लिफ्ट कर कर या फिर उसके जो एयर पैसेज है उसको खोलना है ताकि उसकी ब्रीदिंग अंदर जा सके। और अगर वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है तो उसको CPR के थ्रू या आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी के थ्रू ब्रीदिंग प्रोवाइड करानी है। देन चेक करना है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। और आखिरी में है हेमरेज, कि उसको ब्लड फ्लो तो नहीं ज़्यादा हो रहा। तो यह वो पाँचों के 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फ़र्स्ट एड के दौरान याद रखनी होती हैं। तो इसमें से वो पूछने कि इनमें से कौन सा जो है वह एक्चुअली में सही नहीं है। तो D फॉर डायग्नोसिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज D का मतलब यहाँ पे है डेंजर से, कि उस इंडिविजुअल को सबसे पहले उस डेंजर प्रोन एरिया से दूर ले जाना इम्पॉर्टेंट है, या देखना है कि उसको और कोई खतरा तो नहीं है वहाँ पर। तो ये हमारे फर्स्ट एड का पार्ट है। विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, इनमें से सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो वो है मिल्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, इनमें से कौन सा पर्सनल हाइजीन का एग्जाम्पल है। तो अप्लाइंग, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं सिर्फ खुशबू के लिए, बट रादर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड क्लीनिंग योर सेल्फ इज़ एक्चुअल द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल हाइजीन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कि इनमें से कौन सा IOC का कमीशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, IOC के अंतर्गत विमेन कमीशन, एथलीट कमीशन एंड एथिक्स कमीशन, यह तीनों ही कमीशन है। बट रादर टीम सिलेक्शन कमीशन इज़ नॉट एनी कमीशन ऑफ ओलंपिक कमिटी IOC। तो ये इसका आंसर है टीम सिलेक्शन कमीशन, बिकॉज वह तो इंडिविजुअल कंट्रीज़ का पार्ट होता है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, तो प्लायोमेट्रिक्स का मेन काम होता है हमारी बॉडी में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और इसके अंतर्गत हम बहुत सारी जंपिंग एंड बाउंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ सके। जैसा कि इस फिगर में दिखा रहे हैं, ये डेप्थ जंप्स हैं। तो ऑन द स्पॉट जंपिंग, डेप्थ जंप्स एंड शॉर्ट बाउंडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। बट स्प्रिंटिंग इज समथिंग डिफरेंट विच इज़ यूज्ड टू एनहेंस आवर स्पीड। तो इसका आंसर है स्प्रिंटिंग। क्वेश्चन 10 का आंसर है स्प्रिंटिंग, कि स्प्रिंटिंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। विच लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इनमें से कौन सी लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा यूज़ की जाती है या IOC की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है इंग्लिश के अलावा, तो वह है फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट्स टैलेंट फैक्टर, कि इनमें से कौन सा इनहेरेंट स्पोर्ट्स टैलेंट फैक्टर नहीं है, यानी कि वह बच्चे के अंदर ऑलरेडी नहीं पाया जाता। तो मसल कॉम्पोजिशन एक्चुअली में इनहेरेंट होता है, वो हम लेकर पैदा होते हैं, जैसे कि हमारे वाइट मसल फाइबर या रेड मसल फाइबर। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी, कि हम चीज़ों को कितना जल्दी एनालाइज करते हैं और अपनी जजमेंट्स पे पहुंचते हैं। तो वह भी एक इनहेरेंट प्रोसेस है या इनहेरेंट टैलेंट फैक्टर है। बॉडी हाइट भी हमारी इनहेरेंट फैक्टर, स्पोर्ट्स टैलेंट फैक्टर होती है। बट बॉडी वेट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इनहेरेंट, वह हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है A। Which game were organized from 580 BC every 2 years, that is second and fourth year of each Olympiad? इनमें से कौन सी गेम 580 BC से होना शुरू हुई थी, तो वो है हमारी इस्थिमियन गेम्स, जो कि एवरी ओलंपियाड के, हर एक ओलंपियाड के दूसरे और चौथे साल में कराई जाती थी। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ विच लीड टू पुअर पोस्चर आर कॉमनली फाउंड इन, ज़्यादातर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती हैं, तो उसका आंसर है A। ज़्यादातर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हमारे स्पाइन, लेग्स एंड फीट में पाई जाती हैं। स्पाइन में स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, कायफोसिस, और लेग्स की बात करें तो हमारे को जेनुवेरम और अगर हम बोलें तो रिकेट्स या फिर नॉकनीस, जेनुवेरम या जेनुवेगम, और फीट में अगर हम बात करें तो फ्लैट फीट। ये सब हमारी स्पाइन, लेग्स एंड फीट, तो इसका आंसर है A।
वेयर द 34th समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड, 34th समर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? तो फ्रेंड्स 34th समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में, और 33rd समर ओलंपिक्स वह होंगे पेरिस में इन 2024, लॉस एंजलिस वाले होंगे इन 2028। यानी कि अभी वाले जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वह 32nd समर ओलंपिक्स होंगे जो कि टोक्यो जापान में होंगे। ये इनका नंबर है 32, 33 एंड 34, तो आप ये याद रखें। फॉलोइंग इज सूटेबल टू स्लो लर्नर्स, इनमें से कौन सी एक अच्छी तकनीक है स्लो लर्नर्स के लिए की लर्निंग के लिए? तो स्लो लर्नर्स के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है लर्निंग बाय रोट, या हम कहें तो रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को हम मेमोराइजेशन टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीचर या कोई भी फैसिलिटेटर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट कराकर मेमोराइज कराता है बच्चों को। और अगर हम कहें तो जो रोट लर्निंग है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऑपोजिट है, और स्लो लर्नर्स की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वह कंपैरेटिवली कम होती है, तो उनको रोट लर्निंग प्रोसेस के थ्रू याद कराया जाता है। तो सूटेबल टेक्निक फॉर स्लो लर्नर्स इज लर्निंग बाय रोट, यानी कि रोट लर्निंग। शटल रन इज यूज टू मेजर, वेरी इजी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। एजिलिटी, शटल रन एजिलिटी को यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। When the training load is neither too low nor too excess of an athlete's capacity, it is called what? जब किसी भी एथलीट को जो लोड दिया जाता है वह ना ही बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑप्टिमल लोड कहते हैं। एक्चुअली लोड एंड एडेप्टेशन बहुत साथ साथ चलता है, और वहीं पर ही लोड कितना दिया जाना चाहिए किसी भी एथलीट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा लोड देंगे तो एक्सेस फटीग होगा, और अगर हम बहुत कम लोड देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस ही नहीं होगी। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लोड शुड बी गिवन टू एनहेंस एन एथलीट परफॉर्मेंस। व्हेन अ मसल इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, जब एक मसल को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है, कोई भी मसल आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स आइसो माने सेम, एंड मीटर माने, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ या फिर डिस्टेंस, तो मीटर यानी कि लेंथ। तो जब भी किसी मसल की लेंथ सेम रहती है तो हम उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो इसका आंसर है इट्स लेंथ डज नॉट चेंज एट ऑल। व्हेन डज द लोड अडेप्टेशन स्टार्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान लोड अडेप्टेशन कब शुरू होता है? तो फ्रेंड्स लोड एंड अडेप्टेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमने किसी एथलीट को एक्स्ट्रा लोड दिया है तो बॉडी का उस लोड को अडेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वह बॉडी उस लोड को अडेप्ट नहीं करेगी और हमने और एक्स्ट्रा लोड दे देंगे तो परफॉर्मेंस नीचे जाने के हमेशा ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो लोड एंड अडेप्टेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान जब शुरू होता है, जब भी कोई एथलीट अपनी फटीग के एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर लेता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि पहले कोई एथलीट 2 राउंड लगाने पर थकता था, लेकिन वह उसकी बॉडी ने उस 2 राउंड को अगर एक हफ्ते तक लगातार दौड़ा तो उसकी बॉडी 2 राउंड से वो नहीं थकती है। यानी कि उसका फटीग की जो लिमिट है वह 2 राउंड को क्रॉस कर गई है, और अब वह मे बी 3 राउंड्स हो गई है। तो लोड का जो अडेप्टेशन प्रोसेस है वह हमेशा एक एथलीट की फटीग के एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के से शुरू होता है। तो इसका आंसर है ए। When isotonic exercise is performed against resistance, the load remains what? तो आइसोटोनिक यानी कि मसल की टोन सेम रहती है लेकिन मसल की लेंथ बदलती है। तो जब भी ऐसा होता है, अगर हम इस फिगर के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो दिस डम्बल इज़ द रेजिस्टेंस और जो लोड है वो हमारे बाइसेप्स पे पड़ रहा है। तो अगर हम जब भी कोई भी आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते वक्त
जो लोड है वह कभी भी सेम नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा, ना ही कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा क्यों है कि जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी मूवमेंट को। तो जब भी हमारा हाथ ऊपर जाएगा इस डंबल के साथ कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के अंदर, या एंगल कम होगा बिटवीन माई फोर आर्म एंड माई बाइसेप, तो जब भी मेरी फोरआर्म और बाइसेप के बीच में एंगल कम होगा तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन जब भी एक एसेंट्रिक मूवमेंट होगी और डंबल नीचे की तरफ हम लेकर आएंगे तो हमारे हाथ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर ज़्यादा काम करेगा। अगर मैं और भी आसान भाषा में समझा पाऊँ तो जब भी हमारा डंबल हमारे शोल्डर को टच करता है तो कंपैरेटिवली जो रेजिस्टेंस है वो कम रहता है। लेकिन जब भी हमारा डंबल नीचे आता है और अर्थ से पैरेलल होता है तो हमारे बाइसेप्स पे जो बाइसेप्स मसल को ज़्यादा पावर या ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है उस मूवमेंट को होल्ड करने में, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे खींच रहा होता है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता, वो हमेशा वेरी करता है। तो इसका आंसर है वेरिएबल। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, द लोड रिमेन्स वेरिएबल ऑलवेज। ऑसिलेटिंग नहीं होगा। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है टो एंड फ्रो, एक रिदमिक मूवमेंट, तो वह कभी भी नहीं होता। कभी भी रिदमिक मूवमेंट नहीं होती कभी डंबल करते वक्त, हमेशा वेरिएबल रहता है हमारा रेजिस्टेंस, ना ही स्टैटिक और कांस्टेंट रहता। तो इसका आंसर है वेरिएबल। A diet containing right amount of energy, carbohydrate, fat, protein, fiber, vitamins, minerals and water to fulfill the requirement of the body is called। हमारी बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो डाइट होती है जिसके अंदर इन सभी चीज़ों का राइट अमाउंट पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्चुअली में बैलेंस डाइट कहते हैं। लॉर्डोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द कॉन्टूर्स ऑफ। लॉर्डोसिस किससे रिलेटेड है एक्चुअली में? तो लॉर्डोसिस के अंदर, यानी लॉर्डोसिस का एल एंड लंबर का एल, तो लॉर्डोसिस जो डिफॉर्मिटी है वह हमारी स्पाइन के लंबर रीजन से रिलेटेड है, यानी कि लोअर बैक। तो अगर आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी लोअर का ऑप्शन नहीं गिवन, तो ये तीनों ऑप्शन एक तो इसी तरीके से कट जाएंगे। और अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझें तो जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड का कर्वेचर अंदर की तरफ होता है वहीं हमारे नेक पे भी स्ट्रेन आता है। तो इसका आंसर है नेक एंड लोअर बैक। व्हाट आर दी टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी है इनमें से? तो फ्रेंड्स, जो फ्लू है वो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वहीं पे मीजल्स भी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वहीं पर हमारा सोर थ्रोट भी एक सिम्टम है कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ का। लेकिन अगर हम बात करें कैंसर एंड हाई ब्लड प्रेशर, यह दोनों हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का एग्जाम्पल हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनमें से किसके थ्रू कम्युनिकेबल डिसीजेज को प्रिवेंट किया जाता है एक्सेप्ट एक चीज़ को? यानी कि बाकी सब चीज़ें तो हेल्प करती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने में, लेकिन इनमें से एक चीज़ नहीं करती। तो ब्लॉकिंग ऑफ चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, जिस चीज़ के थ्रू या जिस मोड के थ्रू या जिस चैनल के थ्रू वह बीमारी फैल रही है उसको ब्लॉक कर देना। जैसे कि मलेरिया जो है वह मस्कीटोज़ के थ्रू फैलता है, तो मलेरिया प्रिवेंशन रोकने के लिए मच्छरों की ब्रीडिंग को कम करना इज़ दी ब्लॉकिंग ऑफ चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स चलाना भी एक बहुत प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए। एंड देन द कंट्रोल ऑफ सोर्स भी। लेकिन ईटिंग फास्ट फूड डज नॉट एक्चुअली हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, तो इसका आंसर है ईटिंग फास्ट फूड। आंसर इज डी। आगे बढ़ते हुए, अकॉर्डिंग टू फूड गाइड पिरामिड फैट ऑयल्स एंड स्वीट शुड बी यूज्ड हाउ? तो फूड गाइड, अगर हम फूड गाइड पिरामिड की बात करें तो दिस इज़ द पिरामिड। यह बताता है कि हमें क्या चीज़ें या क्या फूड आइटम्स खाने चाहिए हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। तो यह कहता है सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं। देन कम्स आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड विटामिन्स।
देन कम्स आर प्रोटीन्स एंड द अपर पोर्शन इज़ फॉर फैट्स एंड स्वीट्स, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट्स एंड स्वीट्स की एज कंपेरिजन टू ऑल दीज थ्री लेस रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर है स्पेरिंगली, यानी थोड़ी मात्रा में। दिस इज द पिक्चर फॉर द फूड पिरामिड। तो फैट, ऑयल्स एंड स्वीट्स लाइज ओवर हियर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, एंड ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। देन कम्स आर प्रोटीन पार्ट एंड देन द फैट एंड स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 27 में कोऑपरेटिव गेम्स एंड टीम स्पोर्ट्स हेल्प प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स वैल्यू प्राइमरली बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज विच स्टूडेंट्स कैन, कि कोऑपरेटिव गेम्स एंड टीम स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, पॉजिटिव ट्रेट वैल्यूज़ को बढ़ाने में। और कैसे, क्योंकि इनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वह कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ को सीखते हैं, और वो क्वालिटीज़ हो सकती हैं कैरेक्टर बिल्डिंग स्किल्स सच एज डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल एंड सिविलिटी। डिटर्मिनेशन, किसी काम को शिद्दत के साथ करना, लॉयल्टी भी कि उसकी तरफ वफादारी रहना कि हमें वो काम करना ही करना है। तो यह सारे हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स हो सकते हैं जो हमारे कोऑपरेटिव गेम से या टीम स्पोर्ट से प्रमोट होते हैं। तो इसका आंसर है बी। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? फर्स्ट एड एक्चुअली में वह तरीका होता है जिससे किसी भी इंजर्ड इंडिविजुअल को इमीडिएट हेल्प की जा सके, ताकि वह फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको थोड़ा समय मिल जाए। तो एक्चुअली में जो इमीडिएट केयर दी जाती है या हेल्प दी जाती है बिफोर एनी इमरजेंसी हेल्प अराइव्स, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हैं? एमिनो एसिड्स को हम का दूसरा नाम प्रोटीन्स भी है, लेकिन इनको इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, उनको एक्चुअली हमें बाहर से इनटेक करना होता है। तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बट कैन नॉट बी मेड बाय बॉडी। तो इसका आंसर है सी। एप्सोम इज द प्लेस एसोसिएटेड विद। तो एप्सोम जो प्लेस है इंग्लैंड में एक जगह है जो कि हॉर्स राइडिंग से एसोसिएटेड है। फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द वन विच इज़ कंसिडर्ड शो ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ। ब्रूट यानी कि वॉयलेंट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो स्ट्रेंथ को प्रमोट करती है या स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती है या दर्शाती है। तो उसका एग्जाम्पल है पावर लिफ्टिंग। अगर हम बात करें मसल बिल्डिंग में, हम सिर्फ मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ मसल्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्रूट स्ट्रेंथ जो हमें दिखानी है वो हमें पावर लिफ्टिंग में चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट, यह तीन बेसिक स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर, जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड स्पीड चाहिए होती है। तो दिस इज़ एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ। पावर लिफ्टिंग इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ। जैसा कि इस फिगर में दिखा रहे हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट, यह ब्रूट स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल हैं जो कि पावर लिफ्टिंग का पार्ट है। पॉस्चरल डिस्फंक्शन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर द फॉलोइंग। इनमें से किसके थ्रू पॉस्चरल डिस्फंक्शन होता है? तो वह है जॉइंट स्टिफनेस भी पॉस्चरल डिस्फंक्शन का एग्जाम्पल है या फिर तरीका है। जॉइंट स्टिफ हो जाना, मूवमेंट उनकी कम हो जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी, और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट करेक्ट पोस्चर। हमें करेक्ट पोस्चर्स के बारे में ना पता होना, यह भी हमारे पॉस्चरल डिस्फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट फिजिकल फिटनेस एक्चुअली इज आउट ऑफ इट, लाइज आउट ऑफ इट। फिजिकल फिटनेस पॉस्चरल डिस्फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वह हमारे पोस्चर बेटर करने में हेल्प करती है। ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सभी न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लड में पाया जाता है। इट इज़ द कलरलेस फ्लूइड। हमारी ब्लड का 90% ऑफ द मटीरियल इज़ प्लाज्मा, जिसके अंदर बाकी सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल फ्लो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, यह सब हमारे
फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं पाया जाता। इफ़ अ स्टूडेंट इज रूड टू यू, विच स्ट्रैटेजी यू वुड अडॉप्ट एज अ टीचर। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे रूड है तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? तो हम उसके लिए एक्सप्रेस शॉक एट सच, हम शॉक बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। ना ही हम स्टूडेंट को पनिश करेंगे, और नीदर वी विल आर्ग्यू विद द स्टूडेंट्स, वी विल रादर रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम रूल्स, कि क्लासरूम में कैसे बिहेव करना चाहिए इन अ वेरी बेटर वे। As far as enhancement in human performance is concerned, the three most often sought after individual biomotor qualities are biomotor यानी कि हमारी muscular abilities। तो अगर हमें किसी ह्यूमन की परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी है तो बायोमोटर क्वालिटीज़ के अलावा हमें कौन सी के साथ हमें कौन सी क्वालिटीज़ को पे ध्यान देना चाहिए, उनको इन्हेंस करने की तरफ बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ए यानी कि एजिलिटी, बी यानी कि बैलेंस, सी यानी कि कोऑर्डिनेशन, पी यानी कि पावर, आर यानी कि आर एंड एस यानी कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, यह जो छः की जो चीज़ें हैं, यह हमारे मोटर स्किल्स को डेवलप करने का तरीका है। आर यानी कि रिएक्शन टाइम, यस मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, आर इज़ रिएक्शन टाइम। तो ये छः हमारी मोटर स्किल्स को डेवलप करने की बेसिक मोटर स्किल कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें दिस मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर, यह तीनों हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर, यह हमारे मोटर स्किल्स के पार्ट में इंक्लूडेड है। रादर जहाँ पे हम बात करें मस्कुलर इंड्योरेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू आर मोटर फिटनेस कंपोनेंट या बायोमोटर क्वालिटीज़, नीदर दिस इंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है 36 का डी। इन केस ऑफ बर्न यू शुड, जलने की स्थिति में सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? तो जलने की स्थिति में हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर पार्ट को कोल्ड वाटर से फ्लश करना चाहिए या धोना चाहिए। इन कंटिन्यूस कंप्रेशन CPR और CPR 10 द फॉलोइंग शुड बी डन। जब भी हमें CPR देना होता है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो CPR के वक्त जो चेस्ट कंप्रेशन का रेट है, इट शुड बी 100 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन का रेट शुड बी 100 टाइम्स। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल मस्कीटो एनोफिलीज। हु वॉज द टॉप मेडलिस्ट इन ओलंपिक गेम्स 2012? ओलंपिक गेम्स 2012 में टॉप मेडलिस्ट कौन थे? तो वह है माइकल फेल्प्स, इनके स्विमिंग में मेडल्स आए थे। फूड ग्रुप दैट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा फूड ग्रुप एनर्जी का बेस्ट सोर्स है? तो उसका एग्जाम्पल है ब्रेड एंड सीरियल्स। देर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन विच इवेंट डिड नॉर्मन प्रिचर्ड एन इंडियन विन द सिल्वर मेडल इन 1900 ओलंपिक? नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में ओलंपिक्स के में कौन से इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था? तो फ्रेंड्स, नॉर्मन प्रिचर्ड ये एक एंग्लो इंडियन थे जो कि इंडिया के लिए सबसे पहले मेडल लेके आए, या दो सिल्वर मेडल्स लेके आए थे, जो कि थे 200 मीटर हर्डल्स एंड 200 मीटर स्प्रिंट। इन विच ईयर द प्रेजेंट नेम कॉमनवेल्थ गेम्स वर कॉइंड? कौन से साल में कॉमनवेल्थ का जो प्रेजेंट नेम है वह कॉइन किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम्स को अभी कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, लेकिन इससे पहले उनको ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। लेकिन साल 1978 में इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया और वो अभी तक वैसे ही है। इन विच ईयर द इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी वॉज फाउंड? नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी कौन से साल में बनी थी? इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी 1961 में फॉर्म की गई, और इसका मेन काम होता है ओलंपिक की स्पिरिट को ज़िंदा रखना, या फिर जितना भी एजुकेशनल प्रमोशन है वह सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अकेडमी ध्यान रखती है। इन वॉर टाइम एंड ड्यूरिंग द पीसफुल ओलंपिक गेम्स हु बेस्ट रिप्रेजेंटेड द ऑल इन वन एंड वन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट? कि ऑल इन वन एंड वन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट है वो ओलंपिक गेम्स में
किसके थ्रू बेस्ट रिप्रेजेंट किया गया है? तो इसका आंसर है स्पार्टन्स के थ्रू। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग? मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में कितने इवेंट्स होते हैं? तो मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांसिंग, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक्स। तो इस टोटल 3 होते हैं, डांसिंग, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक्स। तो हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग? तो इट इज़ 3। हाउ मेनी बॉक्सिंग वेट कैटेगरीज फॉर मेन विल बी देयर इन 2020 ओलंपिक्स? 2020 ओलंपिक्स के दौरान बॉक्सिंग की कितनी वेट कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं, मान्य है? तो बॉक्सिंग की टोटल 8 वेट कैटेगरीज मान्य हैं 2020 ओलंपिक्स में। एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट्स? क्या इफ़ यू आर अगर आप एक प्रिंसिपल हैं तो आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे? तो वोंट पे एनी अटेंशन बिल्कुल फिट नहीं कहता। वोंट अलाउ देम इन नेक्स्ट क्लास, ये भी बिल्कुल फिट नहीं है। सेम एज विद अदर स्टूडेंट्स, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एक्चुअल में बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा जेनरस अमाउंट ऑफ अटेंशन की ज़रूरत है। तो दैट्स जेनरसली इज़ द राइट आंसर। बाय एंड लार्ज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर कंसिडर्ड एज, कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हम कैसे कंसिडर करते हैं? तो अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान हम एथलीट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग नहीं होता, एक पर्टिकुलर इवेंट के दौरान उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। टफनिंग प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि हम टफ नहीं कर रहे होते, उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ना ही प्रैक्टिसिंग अफेयर है, एक्चुअली में एक एजुकेटिव अफेयर है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान एक इंडिविजुअल एथलीट को तैयार कर रहे होते हैं, उसको एजुकेट कर रहे होते हैं, उसकी मसल्स को, कि उनको कैसे रिएक्ट करना है, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है, मस्कुलर ट्रेनिंग भी है। तो वो एक ओवरऑल एक एजुकेटिव अफेयर है, जहाँ पे हम एथलीट को ओवरऑल एज अ होल एजुकेट कर रहे हैं टू परफॉर्म वेल। आर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसका एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके। जैसा कि हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दोनों की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में हम फैट को इनटेक करते हैं लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी उस फैट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में हम विटामिन बी एंड सी की इनटेक करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा, तो विटामिन बी एंड सी जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे बाय आवर बॉडी। तो विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करना और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराना। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिख के दें कि क्योंकि हमारी भी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए जो हमारे को बेटर लर्निंग में हेल्प करे। तो ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं कि आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ किसके द्वारा दी गई, मीजल्स किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, और इनमें से सबसे लास्ट में एनर्जी देने के लिए किसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ये अभी हमारे से 50 क्वेश्चन है। अब इसी सीरीज़ के अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिजिकल एजुकेशन हब को। यहाँ पे दिस लास्ट कोट सेज एज मच एज टैलेंट काउंट्स एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, कि हमारे में जितना भी टैलेंट हो लेकिन एफर्ट हमेशा उससे आगे ही चलता है। मेहनत नेवर गोज इन वेन, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।